नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और आज जन का मन में हम बात करेंगे महिला शक्ति से। महिला शक्ति से बात करेंगे महिला सशक्तिकरण को लेकर, क्योंकि इस बीच में सवाल उठता है कि क्या महिलाओं को जो हर माह कुछ राशि दी जाती है लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना में, वो बेहतर है या फिर इससे ज़्यादा उनको स्किल्स की ट्रेनिंग दिया जाना या फिर उनको अलग तरीके से सशक्त बनाना। केंद्र का बजट आने वाला है, मध्य प्रदेश में पॉलिसी आने वाली है, लेकिन इसके पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की उन सशक्त महिलाओं से जो मध्य प्रदेश का आईना है। मध्य प्रदेश का आईना है खूबसूरती को लेकर, मध्य प्रदेश का आईना है बुद्धि को लेकर, मध्य प्रदेश का आईना है अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने उद्यमिता को लेकर, यानी कि वो कहीं ना कहीं अलग क्षेत्रों से भी जुड़ी हैं। सबके पास अपने अपने टाइटल्स हैं। पहले हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। मैम, आप? मेरा नाम प्रेरणा सिंह राजपूत है। मैं मिस सेंट्रल इंडिया में मिस पॉपुलर का टाइटल मुझे मिला है और मिस रीगल ब्यूटी का भी। मैं पेशे से वकील भी हूँ और जी। तो आप वकील हैं और आप? नमस्ते भोपाल, मेरा नाम हिमानी सिंह है। मैं मिसेस मध्य प्रदेश 2024 की विनर हूं और बहुत ही जल्दी मैं मिसेस इंडिया एम्प्रेस ऑफ द नेशन कंडक्टेड बाय डीवा पैजेंट्स में मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करने वाली हूं। आप? नमस्कार भोपाल, मेरा नाम डॉक्टर स्वाति जैन है। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और मैं मिसेस यूनिवर्स 2025 हूँ। व्हाट अबाउट यू? हाय एवरीवन, मेरा नाम फरहा अनवर है। मैं ऑर्गेनाइजर हूँ मिस्टर मिस एंड मिसेस मध्य प्रदेश एंड मिस एंड मिसेस सेंट्रल इंडिया की। मैम, आप? नमस्कार, मेरा नाम प्रियेशा दुबे है। मैं मिसेस सेंट्रल इंडिया 2024 हूँ। आप? नमस्कार भोपाल, मैं रूबी सिंह और मैं मिसेस मध्य प्रदेश की मिसेस इंडियन क्वीन हूँ। आप? हाय एवरीवन, मेरा नाम आयुषी सिंह है और मैं मिसेस सेंट्रल इंडिया में अभी सेकेंड रनर अप हूँ और बाय प्रोफेशन में एक लॉयर हूँ। मैम, आप? नमस्कार सभी को, मेरा नाम सलोनी है। मैं मिसेस सेंट्रल इंडिया में क्वीन ऑफ सेंट्रल इंडिया हूँ एंड बाय प्रोफेशन जॉब में हूँ। आपका? नमस्कार भोपाल, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर संगीता देवता है। मैं बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में पीएचडी रिसर्च गाइड हूँ और यहाँ पे एमएमसीआई में मैंने मिसेस सेंट्रल इंडिया इंटेलिजेंट गोल्ड का खिताब जीता है। थैंक्स। मैम, आप? हेलो एवरीवन, मेरा नाम परिधि श्रीवास्तव है। मैं मिसेस सेंट्रल इंडिया में मिसेस फोटोजेनिक का टाइटल मुझे मिला। अदर देन दैट मैं लॉयर हूँ, टीचर हूँ और सोशल एंटरप्रेन्योर भी हूँ। हमारे साथ में बहुत सारे जो हैं इंटाइटल्ड हैं फीमेल चेहरे, लेकिन हमारे पास में एक मेल फेस भी है। आपका परिचय? नमस्कार मध्य प्रदेश, मैं डॉक्टर अक्षय खरे। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, अधिवक्ता हूँ सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में, और मैं अपनी लॉ फर्म का भी संचालक हूँ। चलिए, तो तमाम लोगों का परिचय हुआ और इतने सारे खूबसूरत चेहरे, लेकिन इन चेहरों के साथ में सिर्फ खूबसूरती नहीं जुड़ी हुई है, अपनी अपनी दूसरी योग्यताएं भी हैं। और इन योग्यताओं के साथ ये तमाम चेहरे क्या सोचते हैं देश और मध्य प्रदेश में महिलाओं को कैसे आगे बढ़ना होगा, शुरुआत आपसे ही करते हैं। तमाम योजनाओं के बारे में आपने सुना तो होगा। सबसे पहला रिएक्शन लाडली बहन और लाडली लक्ष्मी जैसी योजना है। क्या ये जिस तरह से चल रही हैं इनको चलना चाहिए या कुछ और फॉर्मेट होना चाहिए? जो योजनाएं जैसा कि हम देख रहे हैं, लाडली बहना योजना और जो भी योजनाएं चल रही हैं वो योजनाएं अच्छी हैं। कहीं ना कहीं हम देखेंगे उनमें प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। जो कि हम देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से एक जो धरातल में पहुंचना चाहिए वो कहीं कहीं पहुंच नहीं पा रहा है। और दूसरी बात ये है कि इससे भी ज़्यादा हम यह कर सकते हैं कि इन शिक्षा पे जोर दें, स्किल पे जोर दें, स्किल डेवलपमेंट में जोर दें। जैसे कि नई नई जैसे कि ब्यूटी से रिलेटेड या सिलाई से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड उनको नई तकनीकें सिखाई जाएं, जिससे उनका ऑरा या ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। ये योजनाएं यहाँ तक इनको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि हाँ कुछ इनको राशि दी जा रही है, तो ये भ्रूण हत्या और इस तरीके की जो चीज़ें उनको रुक जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं गाँव कस्बे के जो लोग होते हैं उनको ये लालच रहता है कहीं ना कहीं कि जैसे बेटी पैदा होगी या ऐसा होगा तो हमें रुपए मिलेंगे। उनको पढ़ाने के लिए भी कहीं ना कहीं 6th में इतने रुपए मिलेंगे, 10th करेंगे तो इतने रुपए मिलेंगे, ग्रेजुएशन, तो वो कहीं लालच उनका पढ़ाने के लिए तो हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ नाम की शिक्षा ना रह जाए। जैसे भी हम बोलते भी हैं, अशिक्षा के साथ क्या कभी हुआ है देश का विकास? साक्षरों पर ही करते हैं हम पूर्ण विश्वास। मतलब कहीं ना कहीं हमें साक्षरता लानी होगी, हर जगह में स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ये सब की टेक्निक से हम देखेंगे कि देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। आप लोगों को देख के ये तो बिल्कुल सीधी सीधी तस्वीर है कि देश तो आगे बढ़ रहा है, ये आपको देख के भी महसूस हो रहा है। लेकिन देश जो आगे बढ़ा है वो मुझे लगता है साक्षरता तक के बढ़ा है। आपको लग रहा है कि अभी भी महिलाएं उन सारी स्किल्स में नहीं आ पा रही हैं जिनमें अगर हम देखें कि मेल्स हैं, या अगर हम देखें अगर गाड़ी के मैकेनिक्स की बात करें या इस तरह के क्या एम्प्लॉयमेंट? क्योंकि देखिए जब बात होगी तो अब बराबरी की ही होगी, तो किस स्तर पे बदलाव की जरूरत है? क्योंकि पॉलिसी लाने वाली है मध्य प्रदेश सरकार जल्दी, किस तरह की चीजें उसमें जुड़नी चाहिए?
देखिए क्या होता है, अभी भी हम कहते हैं कि औरतें मर्दों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं, पर हर जगह ये होता नहीं है। जो मतलब ऑन स्क्रीन दिखता है और जो रियलिटी होती है ना, ग्राउंड रियलिटी, वो बहुत डिफरेंट है। तो हमें बहुत ज़रूरत है कि हम सबसे पहले लोगों का माइंडसेट बदलें। लोगों को हमें एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो मेल एजुकेशन है, मतलब मेलों को ये समझाना ज़रूरी है कि आप, अगर लड़की आपसे आगे बढ़ रही है तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकें। वो एक्सेप्टेंस अभी भी हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं नहीं दिखता मुझे। इस तरीके से जागरूकता फैलानी चाहिए कि लोगों का माइंडसेट चेंज हो सबसे पहले। जब माइंडसेट बदलेगा तब लोगों में एक्सेप्टेंस आएगा और तभी यहाँ पे औरतों की स्थिति में बदलाव आएगा। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक डार्क है अंदर, जो दिखता है वो होता नहीं है। और अगर हम इसमें बात करें तो जेंडर रेशियो सुधरा है, लेकिन ये शो ऑफ कितना है और वास्तविकता, हकीकत महिलाओं के सम्मान को लेके कितनी है? सर, सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैं आपसे सवाल के बदले में एक सवाल पूछ सकती हूँ? आपको एक दिन का सुख अच्छा लगेगा या लाइफ लॉन्ग का सुख अच्छा लगेगा? आप क्या प्रेफर करेंगे, एक दिन का खुशी या लाइफ लॉन्ग की खुशी? लाइफ लॉन्ग खुशी। तो सर ये बिल्कुल वैसा ही टॉपिक चल रहा है अभी कि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें, सारी स्कीम्स चलाकर हम किसी को एक दिन के लिए या 10 दिन के लिए, कुछ समय के लिए खुश कर पाएंगे। पर अगर हमने किसी को स्किल या कोई कौशल सिखा दिया है, स्पेशली जेंडर की बात करें तो वुमेन्स को, तो वो अपना घर बना सकती हैं, आत्मनिर्भर हो सकती हैं, स्वाभिमान के संग बिजनेस, सर्विस, देश की रक्षा के लिए उतर सकती हैं। तो आप जो जेंडर रेशियो कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्कीम्स आती हैं, इससे गांव खेड़ों के लोग लड़कियों को पैदा करने के लिए तो अब आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं कि पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, बट इम्प्लीमेंटेशन वैसा ना होने के कारण वो और गर्त में जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर इम्प्लीमेंटेशन होता है तो जेंडर रेशियो पे इफेक्ट पड़ेगा, एल्स तो नहीं। आप जब इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत सारे फेसेस ऐसे होंगे कि आपको लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं कैपेबल हैं, दे कैन फेस द स्टेज, दे कैन रैंप वॉक, लेकिन क्या आपको लगता है कि उन सबके पास में इतनी आज़ादी है जितनी आप सब लोगों के पास में है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने अनुराग। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारे पास आज जो महिलाएं आ रही हैं, या तो वो उच्च वर्ग से आ रही हैं या अपर मिडिल क्लास से आ रही हैं। मिडिल क्लास की जो महिलाओं की जो हमारे पास इंक्वायरी आती है, ज़्यादातर हमने उनमें एक चीज़ देखी है कि मैम मैं कैसे कर पाऊँगी, मुझे मेरे हस्बैंड शायद ना बोल देंगे, मेरी इन लॉज मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो दूसरा क्या सोच रहा है, वो ज़्यादा उसमें अपनी ग्रोथ रोक देती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो समाज है उनको, जो अगर आपके घर में ऐसा टैलेंट पैदा हुआ है, ऐसे लोग हैं जो आगे जा सकते हैं, उनको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए रादर देन क्रिटिसाइजिंग देम कि तुम्हारे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। महिलाएं जब आगे आना चाहती हैं तो महिलाओं को ज़्यादा कौन रोकता है, मेल और फीमेल? मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का बराबर का योगदान है। मेल भी रोक सकते हैं, फीमेल्स भी रोक सकती है। ये आपकी फैमिली पे डिपेंड करता है कि आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट फैमिली वालों का ही होता है, मुझे लगता है। जैसे इतना हमें अच्छा माध्यम मिला, फरहा मैम ने इतने सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करे हैं, मध्य प्रदेश में इतनी सारी क्वींस निकली हैं, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब हमारे घर से हमें सपोर्ट होगा। तो अगर मेल अगर चाहें तो वो मना कर सकते हैं, जैसे बच्चे हैं घर में, कि नहीं तुम बच्चे पे ध्यान दो, ये सब तो होता रहेगा। वो कब होता रहेगा उसका किसी को पता नहीं है, वो मतलब उसका कोई होता ही नहीं है। कभी कभार तो ऐसा भी हो जाता है, बहुत सारी महिलाएं इसीलिए दबकर रह जाती हैं। ये जो क्राउन का फील है, जब ये क्राउन आता है सिर पर, ये फील घर पहुंचने के बाद कब तक बना रहता है? घर पहुंचने के बाद तो घर की जिम्मेदारियां दिखती हैं, लेकिन जब हम ऐसी कहीं जगह जाते हैं तो ये क्राउन हमें वो फील करवाता है कि शायद हम इस दुनिया में हैं ही नहीं कहीं अलग की दुनिया है। और हम इसको पाकर इतने खुश हैं कि जब भी अपने सिर पर रखते हैं बहुत ही मन खुश होता है। और घर जाके तो घर की जिम्मेदारियां हैं, वो तो करनी ही है। इतने सारे लोग हैं, वो सामने खड़े हैं आपके, और आपने देखा वो सब ने मंच पे गए, अपना रैंप वॉक किया, बताया कि वो क्या क्या कर सकती हैं। अगर आपको ऐसा मौका मिला तो आप करना चाहोगे? हाँ जरूर। अच्छा, आपको लगता है कि आजकल का फैमिली सपोर्ट इतना है कि करने दिया जाएगा या रोका जाएगा? हाँ हाँ एकदम, हाँ है ना, माहौल बदल रहा है बहुत बढ़िया। अच्छा, आप ये बताइए, ये जो पूरा काम आप करती हैं, सारा सब कुछ करती है, कितने लोगों की जिम्मेदारी आप उठाते हो? फैमिली, पूरी फैमिली की? पूरा फैमिली। और फैमिली ये मानती है कि आप ही जिम्मेदारी उठा रहे हो? हाँ। तो ये बदलाव भी है। आप जब गए परफॉर्म करने, आपको जब स्टेज पे जाना होता है तो कितना सपोर्ट फैमिली का मिलता है?
सर मुझे तो अपना पूरा सपोर्ट मिलता है और अपनी फैमिली से भी पूरा सपोर्ट मिलता है। कभी मन में आया कि मुझे भी कोई ऐसा बोलेगा कि क्यों स्टेज पे जा रहे हो या क्यों शो ऑफ कर रहे हो या बाकी चीजें कर रहे हो? नहीं, ऐसी तो कभी कोई बात नहीं उठी मेरे खिलाफ। तो ये एक बड़ा अंतर है, यही बड़ा अंतर है जिसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। पुरुष को सोचना ही नहीं पड़ता, वो कुछ भी कर सकता है। और अभी भी हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम जा किस तरफ रहे हैं? डिपेंडेंसी की तरफ। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, ये तमाम चीज़ों की हम बात करते हैं, लेकिन हम वो बात नहीं करते जो हमें करनी है। थोड़ा हम सब्जेक्ट से हटते हैं। आपका सब्जेक्ट क्या है? मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। HRM में जब हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्सेज में कैपेबिलिटी की बात, जब मैनेजमेंट की बात होती है, बोलते हैं कि सशक्त महिला होगी तो सशक्त परिवार होगा। ये क्यों नहीं बोलते कि सशक्त महिला होगी तो सशक्त देश होगा? ऐसा बोलते हैं। एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन द विजन जो भी आंसर कर रहे हैं। अगर उस व्यक्ति का विजन बड़ा है तो वो देश की भी बातें करते हैं, दुनिया की भी बातें करते हैं। और बहुत अच्छे से हम लोगों को इस सब को चीज़ों को समझना चाहिए और वुमेन को भी एम्पावर करना चाहिए। गवर्नमेंट को मैं 2 वर्ड में सजेशन देना चाहती हूँ कि बैलेंस बना के रखना है। अपने को फ्री बीज अगर हम दे भी रहे हैं तो हमें उसमें बैलेंस बना के रखना है, वो ओवर ना हो। और वुमेन का एजुकेशन जहाँ तक सवाल है उसको भी बैलेंस है। मॉनिटरिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हम जो पैसा लगा रहे हैं वो पैसा एक्चुअली जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ एक्यूरेटली पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है, उस पर मॉनिटरिंग के लिए गवर्नमेंट को बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मॉनिटरिंग के एब्सेंस की वजह से वो जो मनी है वो कहीं ना कहीं लीक होने की भी संभावना होती है। एंड एजुकेशन और फ्री बी में बैलेंस बना के रखना चाहिए। दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और आप वैसे क्या करते हैं, खुद क्या करते हैं? मेरा जॉब जो है डिजिटल मार्केटिंग में है। आप डिजिटल मार्केटिंग का कर रहे हैं जॉब, लेकिन मैं थोड़ा सा और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका जो सैलरी या ओवरऑल जो आपका अर्निंग है बाई मंथ पर मंथ, वो लगभग कितना होगा? कम ही है, ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि ना बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब लोगों की बहुत ज़्यादा नहीं होगी। मंथली ईयरली अगर बात करूँ तो 2.5 to 3 L। इट्स योर ओन ओनली। अगर हम ये बात करें कि इसमें से भी 12-15 हज़ार सरकार हमसे दूसरों को बांटने के लिए ले रही है, तो हमारी मेहनत को कितनी तकलीफ होती है? बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वही चीज़ है। इसके ऊपर मैं यही बोलना चाहूँगी कि टैक्स जो ले रही है सरकार, वो ले तो हम इनकम टैक्स के रूप में हम मिडिल क्लास लोगों से ही ले रही है। और यही चीज़ अगर लाडली लक्ष्मी योजना या लाडली बहन योजना और ऐसे फ्रीबीज में अगर दे रही हैं तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फ़र्क हमको ही पड़ रहा है क्योंकि मेहनत से पैसे हम कमा रहे हैं। और अगर वही 2-2.5 हज़ार रुपये आप किसी को किताब खरीद के देते हो, आप किसी को स्किल्स के लिए दे देते हो, तब फील कैसा आएगा? तो बहुत अच्छा लगता है, लिटरली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लगता है कि हमने कुछ अच्छा काम किया है, उनकी ग्रोथ में, उनकी स्किल्स के लिए कुछ काम कर रहे हैं। आपके पास आते हैं, आपका परिचय भी नहीं हो पाया था, आप शायद थोड़ा सा लेट हो गए। जी, मेरा नाम यशिका सातनकर है। मैं फ़िलहाल बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रही हूँ सर। किस सब्जेक्ट में? इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में। अच्छा, मैंने जितना कीट्स को पढ़ा है, रॉबर्ट ब्राउनी को पढ़ा है, शेक्सपियर को पढ़ा है, वो वहाँ पर उस समय जो था, उस समय भी क्या फेमिनिज्म की बात हुई होगी, क्योंकि वो भी इसी तरीके की बातें लिखते आए हैं। जहाँ पे भी मुझे देखता है कि वो थोड़ा सा जो मनुवादी टाइप का मुझे वेस्टर्न लिटरेचर भी लगा है। जितना इन तीनों की बात करता हूँ, ये बाकी लोगों को पढ़ता है। तो ये सब सारी दुनिया में ही हो रहा है या हिंदुस्तान में ये स्थिति है? नहीं, दुनिया में भी है, ज़रूर है। क्योंकि अगर हम बात करें वर्ड्सवर्थ की या किसी और भी पोइट की, तो उसमें उन्होंने भी कई बार ये कहा है कि वुमेन का जो, जैसे एक इसमें चुगताई जी हैं, वो भी कई बार कहती, इसमें चुगताई जी है, वो भी कई बार यही कहती हैं कि बहुत ज़्यादा वुमेन पे अत्याचार हुआ है, भले यहाँ पे या बाहर। तो बहुत सारे मूवमेंट्स आए हैं, बहुत सारे चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से वुमेन बाहर निकल पाई हैं अब। लेकिन ये वुमेन का जो प्रताड़न होता है वो हर जगह ही है। ये ग्लोबल सिनेरियो में है, इसलिए बात जरूर होती है हिंदुस्तान की, इस्लामिक कंट्रीज, लेकिन ऑनेस्टली अगर आप देखें तो अमेरिका की भी आप बात कर लें तो जब शीर्ष पद की बात होती है तो कोई नाम अब तक के लिस्ट में नज़र नहीं आता। ये ऐसा क्यों होता है? तो पूरी दुनिया में हो रहा है, फिर भी हिंदुस्तान में ज़्यादा बात होती है कि हिंदुस्तानी इस मामले में पीछे। हिंदुस्तान कैसे बेहतर कर सकता है और बेहतर?
सो पर्टिकुलरली जब हम बात करें कि इंडिया कैसे डेवलप कर सकता है, सो फर्स्टली अगर हम देखें वी हैव सो मेनी स्कीम्स बट उन स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशंस की तरफ ध्यान दें। सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सेक्टर है जिसके बारे में अब बात होने लगी है, वो है यूथ, और यूथ में भी विमेन, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हम यूथ के बारे में बात करें, उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, पर सर दो एलिमेंट्स होते हैं हर चीज़ के, मुझे लगता है एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। तो अगर हम फ्रीबीज के बारे में बात करें तो उसके भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगी, जो ऑलरेडी इतने सशक्त हैं, एम्पावर्ड हैं कि उनको सिर्फ स्किल्स की कमी है, तो हम उनको स्किल ट्रेनिंग दें, जिनको हमें लगता है कि अभी पहले हमको एक बेसिक लेवल पे पहुंचाना है, तो पहले हम उनको एक बेसिक लेवल पे पहुंचाएं। भूखे पेट भजन ना हो, आपका कहना ये है। बिल्कुल। लेकिन आपने रिजर्वेशन की बात की थी, अभी मैं आपको बताता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज की स्थिति। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 33% आरक्षण सब जगह होना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन हो रहे थे, वहाँ पे जब रिजर्वेशन की बात आई तो उनको 33% महिलाएं ही नहीं मिली कि उनको जिलाध्यक्ष बना पाए। मैं ये कहूँगी कि महिलाओं को थोड़ा सा सशक्त करना होगा एजुकेशन के मामले में। मैं एक टीचर हूँ, अभी भी इंडिया में पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा स्तर कम है। उनको ये समझना होगा कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी होता है एक वुमन, एक एजुकेटेड वुमन का बाहर निकलना, along with skills, which is very important, and it gives a long-term empowerment for all the women around the world. तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो गई, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बजट की तरफ चलते हैं। देश का और प्रदेश का बजट आने वाला है, आपकी नज़र में सबसे पहले क्या होना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कुछ ऐसा होना चाहिए जिनसे महिला सशक्त हो। महिला सशक्त सिर्फ ऐसे नहीं कि ऊपरी लेवल पे देखे, नीचे से देखे, ऊपर तक देखे, और क्या क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या क्या स्कीम्स आनी चाहिए। हम 1000 रुपए तो दे रहे हैं, और क्या प्लस में दे सकते हैं, और पूरी जिम्मेदारी, जैसे उसने 12th कर लिया तो कोई पर्टिकुलर कोचिंग, कोई उसकी निगरानी रखे कि इंटरेस्ट क्या है उसका पर्टिकुलर। हो सकता है कोई ब्यूटी क्वीन बनना चाहती हो तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, हो सकता है कोई लॉयर बनना चाहता हो आप उसके लिए। तो उस चीज़ को देखते हुए, जैसे कि हम देख भी रहे हैं कि यूजीसी वगैरह भी इतनी सारी स्कीम्स अभी जो बदल रही हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी आई है कि हम एक के साथ दूसरा भी कर सकते हैं। तो उस तरीके से ट्रेनिंग होनी चाहिए, उस तरीके से पैसा लगना चाहिए बजट में। एक बहुत ज़्यादा पैसा इस चीज़ के लिए लेना चाहिए कि कैसा महिला सशक्तिकरण बढ़े, कैसी महिलाओं को हम आगे ले जाएं। सामान्यतः जब महिलाओं से बात होती तो शक्कर, गेहूं, चावल, तेल के दामों की बात होती है। थोड़ा इससे आगे जाएं तो और किन चीज़ों पर ध्यान जाता है कि जो महिलाओं के लिए आवश्यक है और उसको बजट में कहीं ना कहीं एडजस्ट होना चाहिए? सबसे पहले तो मेरे हिसाब से बजट में महिलाओं के एजुकेशन पे वर्क करना चाहिए। अगर महिला एजुकेट होगी तो वो ये घर के चीज़ें तो मैनेज कर ही सकेगी, इसके साथ ही वो खुद को इतना सशक्त बना सकेगी कि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगी। जो आप अभी डिपेंडेंसी की बात कर रहे थे, आजकल हमारी जो महिलाएं हैं बहुत, आज भी स्पेशली लो वर्ग में, वो डिपेंडेंट हैं, वो अपने हस्बैंड के पैसों पे डिपेंडेंट हैं या घर वालों के पैसों पे डिपेंडेंट हैं। तो उसके लिए एजुकेशन एक ऐसा मतलब फैक्टर है जिस पे अगर हम वर्क करें तो वो खुद डिपेंडेंट बन सकती हैं। क्या आपको ये नहीं लगता कि हेल्थ से ऊपर थोड़ा जाए, वेलनेस से ऊपर जाए, महिलाओं की फिटनेस पर भी काम होना चाहिए, और सरकार का कभी ध्यान इस पे गया किसी स्कीम के तहत? नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ध्यान नहीं किया, और इवन आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन मुझसे किया, क्योंकि मैं बहुत फिटनेस पे ध्यान देती हूँ अपनी हर चीज़ पर। सो येस, एजुकेशन के बाद मेडिकल फील्ड, एंड मेडिकल फील्ड के बाद यदि बात की जाए तो यूथ से हटकर जो बुजुर्ग एज में जा रहे हैं तो उनके मेडिकल के कोई भी ध्यान नहीं। आज आयुष्मान योजना चला दी 70+ की, बट हमने उनके हेल्थ पे क्या काम करना चाहा। तो अभी क्या हो रहा है सर कि बहुत सारी स्कीम्स ऐसी चल रही हैं जो चल रही हैं, पर अंदर क्या है वो कुछ नहीं पता। हम महिला सुरक्षा की भी बहुत बात करते हैं। महिला सुरक्षा की जब हम बात होती तो हम ये बोलते हैं कि पुलिस पेट्रोलिंग नहीं कर रही है, सड़कों पे रोशनी नहीं है, सीसीटीवी कैमराज नहीं है। कभी ये बात हुई कि महिला खुद की सुरक्षा कैसे कर ले? बिल्कुल। सो सर, आई थिंक इसको मैं 2 तरीके से इसका जवाब देना चाहूँगी। पहली बात होती है महिला अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती है। तो
कई बार हमको जब पुलिस डे होता है या जस्ट एक खाना पूर्ति के लिए बस एक कार्यक्रम करना है तो आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगा कि महिलाओं के साथ उन्होंने सेफ्टी वर्कशॉप का आयोजन किया या ये किया, बट ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप साल में उन्हें एक बार बुलाएं और कुछ चीज़ें बता दें कि किस तरीके से आप अपनी रक्षा कर सकते हैं और वो सारे साल उसको याद रखें। सो इट्स अबाउट डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। तो वो हर वीकली ऐसा कुछ प्रोग्राम होना चाहिए जहाँ पे महिला 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए समय निकाल कर जाएं एंड शी कैन लर्न सेल्फ डिफेंस टेक्निक रादर देन आई वॉश के एक दिन बुला लिया, कर लिया, पेपर में न्यूज़ छपवा दिया एंड देन टाटा बाय बाय। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि अगर आप कभी किसी महिला के साथ गए हो जिसके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ हो या छेड़छाड़ी की घटना हुई हो या रेप का अटेम्प्ट हुआ हो या रेप ही हो गया हो, तो अगर आप उनके साथ जाएंगे तो उनका इतना हॉरिबल एक्सपीरियंस होता है एक थानेदार के साथ या एक कांस्टेबल के साथ, बिकॉज पहले वो सेम क्वेश्चन 50 बार उस महिला से पूछा जाता है रादर देन शोइंग एनी काइंड ऑफ सिंपैथी टू हर या प्रॉपर एक काउंसलर को बुला के उसकी काउंसलिंग कराने के बजाय वो ऐसे बेहुदा क्वेश्चंस पूछते हैं कि आई थिंक 70% जो औरतें महिलाएं हैं वो डर कर वापस ही नहीं आती हैं। फिर उन्हें बोला जाता है कि हमारे थाने का केस नहीं है, दूसरे थाने का केस है, और इधर से उधर उन्हें बैंगन की तरह घुमाया जाता है। सो आई थिंक ये सारी चीज़ों पे सरकार को काम करना बहुत ज़रूरी है और एक ऐसा डिपार्टमेंट ही होना चाहिए जो सिर्फ एक अच्छे लेवल की अधिकारी हर सिटी में या हर डिस्ट्रिक्ट पे उसको टेक केयर करे, उस डिपार्टमेंट की हेड हो। आप लोग तो काफ़ी सशक्त मुझे नज़र आती हैं, लेकिन अगर सच में किसी तरह का कोई क्राइम फेस करना पड़े उस समय पे क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के लिए जोन इतना कंफर्टेबल है विथ फैमिली मेम्बर्स, विथ सोसाइटी, विथ पुलिस कि आप लोग इन तमाम चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं वहाँ पहुँच सकते हैं कंफर्टेबली भी? जाओगे आप निश्चित रूप से अवेयर हो, लेकिन कितने कंफर्टेबली? नहीं, इतने कंफर्टेबली कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है सभी महिलाएं एक ही जैसी हैं। जब भी कोई क्राइम अटेम्प्ट होता है तो ये नहीं देखता कि पुलिस की बेटी है, किसी डॉक्टर की बेटी है, वो एक महिला ही है। तो सब लोगों का मतलब इक्वली अगर हम कहीं भी जाएंगे क्राइम के लिए तो जैसे फराह मैम बोल रही थी वैसे ही होता है सबके साथ, इधर से उधर मतलब कि भगाया जाता है, आपके केस बहुत लंबे चलते हैं, फिर पता नहीं आपकी कब हियरिंग आएगी, ये सब होता ही रहता है। और ऐसे में कहीं किसी केस में आपने सुना होगा किसी रिलेटिव की या किसी महिला को पहले खुद ही को जस्टिफाई करना पड़ता है अभी भी? जी बिल्कुल ऐसा ही है और इसी की हमें आवश्यकता है कि महिलाओं को जस्टिफाई ना करना पड़े, उन्हें समझा जाए, ना कि उनसे सवाल पर सवाल किए जाएं। उनको समझने की ज़रूरत है, उनको उस समय आपकी सहानुभूति की आवश्यकता होती है। आप उनको समझो और उनकी बात को सुनो और उस पर एक्शन लो, वो यही चाहती है। तो ऐसा नहीं लगता इन सारी बातों के बाद में कि महिला सशक्तिकरण के लिए पुरुषों की काउंसलिंग ज़्यादा ज़रूरी है या समाज की काउंसलिंग ज़्यादा ज़रूरी है? मैं बोलना चाहूँगी काउंसलिंग तो सबकी ज़रूरी है, सिर्फ वुमेन और उसकी बात नहीं है, मेन की। यहाँ पे काउंसलिंग सबकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि पुलिस कांस्टेबल, मैं एक लॉयर हूँ, मैं उस तरीके से आंसर देना चाहूँगी, बहुत बार एक औरत ही समझ नहीं पाती है कि उस औरत पे क्या बीती है, और एक लॉयर ही बहुत बार एक लॉयर को नहीं मतलब एक अक्यूज को नहीं समझ पाती कि हाँ इसके साथ रेप हुआ है या कुछ गलत हुआ है। तो वो काउंसिल सबकी ज़रूरत है कि हाँ अगर वो गलत कर रहा है तो क्यों कर रहा है, एक लड़की सफ़र कर रही है तो उसके बाद क्या उसका इम्पैक्ट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से काउंसलिंग तो सबको मिलना चाहिए हर अलग लेवल पे। क्या फाइनली आपको क्या लगता है, कंक्लूजन में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से सशक्तिकरण हो सकता है? मैं यही कहना चाहूँगी जैसे आयुषी ने बताया कि काउंसलिंग सभी की ज़रूरी है और ये हम में सभी में ज़रूरत होनी चाहिए। जिसके साथ हुआ है सिर्फ उसकी ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर पूरा और उसको अक्यूज़ कर दिया जाता है कि वो गलत है, बट गलत वो नहीं है, गलत वो है जिसने किया है। तो उनके साथ साथ सभी की काउंसलिंग होनी चाहिए और सबने संभालना चाहिए कि एक जिसके साथ हुआ है जो अक्यूज़ पर्सन है उसको संभाला जाए। कुछ स्पेसिफिक जो सरकार को करना चाहिए अपनी पॉलिसी में? मैं वही चीज़ रिपीट करूंगी कि सरकार को पूरा बैलेंस बनाना चाहिए, और बैलेंस बनाना इतना आसान बिल्कुल नहीं है। उनको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा कि कहाँ हमको कितनी फ्री बी देनी है। ऐसा भी ना हो कि उस फ्री बीज का गलत इस्तेमाल कहीं करने लगे लोग। तो फ्री बी और कीपिंग बैलेंस एंड मॉनिटरिंग इज़ अ मस्ट। मॉनिटरिंग हमेशा होनी चाहिए। मेल ईगो आता है क्या यहाँ पर? मैं ये मानती हूँ मेल ईगो वाली बात शायद थोड़ी कम है। बात एक होती है सही की और गलत की। जैसे हम सब लोग बात कर रहे थे कि औरतें एम्पावर्ड नहीं हैं। मैं ये मानती हूँ कि औरतें कुछ हैं जो एम्पावर्ड नहीं है, कुछ हैं जो एम्पावर्ड हैं। बट एक चीज़ बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, वो है जेंडर न्यूट्रल लॉज। कई बार ऐसी औरतें होती हैं जो
गलत होते हुए भी अपने आप को सही दिखाने की कोशिश करती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये भी देखें कि हम जिस मेल के साथ बात कर रहे हैं वो भी किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का दोस्त है, किसी का बेटा है। तो हम ये देखें कि कौन सही है, कौन गलत है। हम पूरी तरीके से ये ना सोचें कि क्योंकि ये महिला है तो ये कमज़ोर है। ऐसा आजकल के ज़माने में शायद सब सर थोड़ा कम है। बोल्डनेस आएगी कैसे? सर हमारे जो पति है या हमारे जो भाई है, हमारे जो पापा हैं, उन्हें समझना चाहिए कि जो महिला है वो भी शक्ति का रूप है और वो भी अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। और मेरे पापा घर में खुद खाना बनाते हैं तो मैं समझती हूँ कि उससे एक इक्वालिटी आती है कि ठीक है, लड़कों को भी ऐसा नहीं है कि जो लड़कियाँ काम करती है वो कमतर है, तो लड़के भी उस तरीके से चीज़ें सोचें और करें तो ज़्यादा सही रहेगा। ये जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं सारे, ये वही पुराने ढर्रे पे ही चले आ रहे हैं कि कुछ पैसा दे दो, कुछ थोड़ा शिक्षित कर दो। लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ हटके भी सोचना चाहिए, और वो हटके क्या सोचना चाहिए? मैं मानती हूँ कि अलॉन्ग विद दीज फ्रीबीज जो हम ये लाडली लक्ष्मी योजना है बच्चियों के लिए, उसके साथ अगर हम उनको स्किल डेवलप करें उनकी, तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी और बच्चियां, वुमेन अपने पैरों पर खड़ी होंगी। मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी जो आप सबसे पूछ रहे थे। मैं चाहती हूँ कि ये नींव बच्चों से स्टार्ट हो। आजकल स्कूल में सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है, गुड टच बैड टच सिखाया जाता है। सो अगर बच्चों से स्टार्ट की जाए ये चीज़, तो आगे आने वाली पीढ़ी बिल्कुल बोल्ड होगी, स्पेशली जी। मैं भी एजुकेशन फील्ड से आती हूँ एंड आई हैव गिवन 25 इयर्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। जैसे कि आप पूछ रहे थे कि महिला को कैसे सशक्त करें, नारी कैसे बनाएं, तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाले हैं, लाडली योजना, लक्ष्मी योजना, मैं चाहूँगी हमारे एजुकेशन सेक्टर में भी वोकेशनल कोर्सेज महिलाओं के लिए स्पेशली लेकर आए। जैसे कि हम रिक्रूटमेंट करते हैं, कहीं टीचर्स का इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं, दे फेस मैनी लाइक उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो कहीं लैक डाउन हो जाते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी ये बहुत ज़रूरी थी। जैसे अभी मैम ने बोला है बच्चे को गुड टच बैड टच बताए, बट दैट डिफरेंस, गुड होता क्या है और बैड क्यों, वाई कांट वी चेंज एवरीथिंग इनटू गुड। स्कीम्स आ भी जाए पर उसकी जानकारी ना हो तो फिर शायद उसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे शून्य FIR की बात है, महिलाएं भटकती रहती हैं। चलिए आप फाइनल वोट की तरफ चलते हैं। स्किल्स या फ्रीबीज महिलाओं के लिए? दोनों, कॉम्बिनेशन, बैलेंस। स्किल्स और फ्रीबीज? स्किल्स। स्किल्स और फ्रीबीज? स्किल्स। स्किल्स और फ्रीबीज? आई विल गो विद कॉम्बिनेशन। स्किल्स और फ्रीबीज? कॉम्बिनेशन। आप? दोनों ही। आप? बैलेंस। 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 आप? बैलेंस। आप? बैलेंस। आप? स्किल्स। आप? बैलेंस। और बैलेंस्ड एंड फोकस्ड। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, और ये डर जो है वो थोड़ा सा मुझे अलग नज़र आता है। जो मैं महसूस करता हूँ वो ये है कि कभी कभी पूरी सोसाइटी को लगता है कि शायद महिलाएं और ज़्यादा आगे निकल जाएगी तो पुरुषों का क्या होगा। ये डर भी कहीं शामिल है, और ये डर पॉलिसी मेकिंग में भी नज़र आता है जब पॉलिसी नज़र आती है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि महिलाओं को दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत है, स्किल्स की भी और शायद फ्रीबीज की भी। फ्रीबीज की इसलिए क्योंकि थोड़ा सा वो सशक्त होंगी फाइनेंशियली, और स्किल्स की इसलिए कि उसके बाद वो कुछ कर पाएंगी। हालांकि वोट में हम लगभग ऑलमोस्ट इक्वल जा रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा सरकार को बदलना होगा अपने रुख को। अभी सरकार स्किल्स से ज़्यादा फ्रीबीज पर जा रही है, लेकिन इसको बैलेंस करके इक्वल करना होगा। आज जन का मन में मुझे दीजिए इजाज़त, इसी कहीं ना कहीं निर्णय या अंतिम उस वोट के साथ कि सरकार जो भी करे वो ये ज़रूर ध्यान रखे कि महिलाओं को अवेयरनेस और स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत है फ्रीबीज की तुलना में। नमस्कार, धन्यवाद।